हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। और अभी की सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने 7 नए डिफेंस पीएसयू को लॉन्च कर दिया है। ये जो घोषणा की गई थी बेसिकली 1 अक्टूबर को की गई थी कि हम बहुत जल्दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और 7 नए डिफेंस पीएसयू बिल्ड करेंगे। तो बोला गया था कि जो विजय लक्ष्मी का दिन होता है, मतलब जहाँ दशहरा का दिन होता है, वहाँ पे जहाँ पे रावण का दहन किया जाता है, उसी दिन जो है वो 7 नए डिफेंस पीएसयू जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई थी, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि ये 7 नए डिफेंस पीएसयू कौन कौन से हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट पर विजिट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, ये न्यूज़ आई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 7 डिफेंस फर्म कर्व्ड आउट ऑफ द ओएफबी ऑन अक्टूबर 15। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो ओएफबी मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसको हटाकर 7 नए पीएसयूज बनाने की घोषणा कर दी है, जो कि डिफेंस के लिए काम करेंगे, जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी प्रमोट करेंगे। तो पूरा विजय लक्ष्मी की ओकेशन पे ये ठीक है, इससे क्या होगा ज़रा हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि द गवर्नमेंट इज कन्वर्टिंग द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू द कॉर्पोरेट एंटिटीज। देखो, यहाँ पे लोगों को भारी कंफ्यूजन होता है कि प्राइवेट कर दिया है, तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, लोग मैसेज करने लगे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंपनी को गवर्नमेंट बेच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम समझेंगे कि कॉर्पोरेट करना और किसी कंपनी को प्राइवेट करने में क्या ही डिफरेंस होता है, वो अभी हम इस सेशन में जान जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पे जो डिसीजन है वो जुलाई 2020 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे, राजनाथ सिंह थे, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा ये कह दिया गया था कि हम भारत में डिफेंस का जो सेक्टर है अपने एक्सपोर्ट को $5 बिलियन करना चाहते हैं, और इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। हमेशा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जितना टारगेट दिया जाता है, जितने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने का ऑर्डर दिया जाता है, उसका 50% या 60% ही ये कवर कर पाती, कभी 100% के टारगेट को ये अचीव नहीं कर पाई है। और हम अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व करके इसकी जगह पे 7 नए पीएसयूज बनाने का काम कर रहे हैं, जो भारत की ऑटोनॉमी को भी इंप्रूव करेगा और भारत की इफिशियंसी को भी इंप्रूव करने का काम करेगा। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको जुलाई 2020 में राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई थी, और 1 अक्टूबर को इस बात की घोषणा भी कर दी गई थी। और 15 अक्टूबर विजय लक्ष्मी के दिन 7 नए पीएसयूज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिए। बेसिकली ये जो रिफॉर्म करने का चल रहा था, ये बहुत अरसे से चल रहा था, लगभग 20 सालों से ये पूरा चल रहा था कि हमको अपने डिफेंस सेक्टर को और इम्प्रूव करना है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह नए पीएसयूज हमको बनाने हैं। तो आज की घटना नहीं है, ये 20 साल पहले से ये घटना चल रही है, और इसके लिए समय समय पे कुछ ना कुछ कमिटीज बनाई गई। आप सभी लोग जानते हैं कि समय समय पे कमिटीज बनती हैं, और कमेटी अपनी सिफारिश रखती है, कैबिनेट उनको सुनता है, सही लगता है तो उनको माना जाता है। तो एक कमेटी बनी थी TKS नेयर कमेटी 2020 में, इसी से रिलेटेड है। विजय केलकर कमेटी 2005 में बनी थी, और वाइस एडमिरल रमनपुरी कमेटी 2015 में बनी थी। इन तीनों कमिटीज ने कहा था कि हाँ, बिल्कुल सही सोच रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमको इन पीएसयूज को बनाना चाहिए, 7 पीएसयूज को। लेकिन जो 4th नंबर की कमेटी बनती है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन होते हैं, मनोहर पारिकर जी, जो कि गोवा के सीएम भी रहते हैं, पहले IITN सीएम माने जाते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर जो मनोहर पारिकर उस समय थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनती है, लेफ्टिनेंट जनरल DB सेक्रेटर कमेटी, ठीक है ना। इनके द्वारा ये कमेटी हेड की जाती है, और वो कहते हैं कि नहीं, हमको समय समय पे अपने डिफेंस सेक्टर की ऑडिटिंग करने की जरूरत है कि कितना काम हो रहा है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। जो हमने उनको फंड दिया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर द व्हीकल्स डेवलपमेंट, वेपन्स के डेवलपमेंट के लिए हमने जो आपको फंड दिया है, क्या आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, कि रिसर्च के लिए जो हम पैसा दे रहे हैं क्या आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। ये सारी चीजों को देखने के लिए समय समय पे ऑडिटिंग होनी चाहिए, ऐसा चौथी कमेटी ने कहा था। तो ये काफी लंबे समय से डिमांड उठाई जा रही थी, काफी लंबे समय से सिफारिश की जा रही थी कि हमको अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंप्रूव करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये OFB को हटाकर जो है वो 7 पीएसयूज बनाए गए हैं। तो जरा हम OFB का इतिहास भी देख लेते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो बेसिकली
जो जैसे कि नाबार्ड होता है, नाबार्ड जो एग्रीकल्चर बैंक होता है एक एपेक्स बैंक माना जाता है। आरबीआई जो है वो एपेक्स बैंक माना जाता है जो कि पूरे बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है। उसी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो एक अम्ब्रेला बॉडी मानी जाती है फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। हमारे भारत में काफ़ी सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अराउंड 41। इन सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कंट्रोल करने का काम जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही काम करता है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, अम्ब्रेला बॉडी है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कंट्रोल करता है। बेसिकली जो नीदरलैंड की कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले तो वही लोग फैक्ट्री सेटअप करने का काम करते हैं, है ना। आपको पता है ना, मैंने सीक्वेंस बताया था कि पुर्तगाल के लोग आते हैं पहले, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, डच आते हैं, डेनिश आते हैं और फ्रांसीसीज आते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं, उसके बाद डच कंपनी भारत में बनती है, उसके बाद ब्रिटिशर्स बनते हैं, फिर डेनिश और फ्रांसीसीज बनते हैं। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो वो 1712 में गन पाउडर, जो गोला बारूद होता है, गन पाउडर या बारूद होते हैं, उसको बनाने के लिए एक कंपनी सेटअप करती है वेस्ट बंगाल में। उसी को हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये वही कंपनी है, मतलब 1712 से चली जा रही है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया था और उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो ये इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गई। अगर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के फुली स्टेबलाइजमेंट की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप होनी शुरू हुई तो 1801 की वो घटना मानी जाती है। बेसिकली जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें 41 फैक्ट्रीज हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर हैं और 5 रीजनल कंट्रोलर ऑफ द सेफ्टी हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनता है। अभी 41 कंपनीज हैं, तो इन 41 कंपनीज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है कि ये अलग अलग क्या क्या काम करने वाली हैं, है ना। क्योंकि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो बहुत सारे काम करती है, जैसे कि आर्मीज के लिए, मिलिट्री के लिए आर्म्स फोर्स बनाती है, आर्म बनाती है, जो आप जैकेट्स देखते हो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है उनके लिए भी वो काम करती है। गोला बारूद बनाना, तोप का निर्माण कराना, उसके अलावा मिसाइल्स जो सिस्टम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको डेवलप करना, ऑप्टिकल डिवाइस डेवलप करना, एक्सप्लोजिव बनाना, ठीक है ना, पैरासूट्स बनाना, ट्रूप की क्लॉथ्स बनाना, ये सारे काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही किए जाते थे। तो बिल्कुल नया स्ट्रक्चर क्या होगा, जो 41 हमारी ऑर्डिनेंस कंपनी थी उनको स्प्लिट कर दिया जाएगा और इनसे ही 7 जो है वो नई पीएसयूज बनाई जाएंगी। और ये जो 7 पीएसयूज बनाई जाएंगी ये अलग अलग सेक्टर में काम करेंगी। तो कोई है जो है कि वेपन्स और इक्विपमेंट बनाएगा, कोई एक्सप्लोजिव बनाएगा, कोई पैरासूट बनाएगा, इस तरीके से अलग अलग हमने कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 7 पीएसयूज हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएंगे, मतलब ये पब्लिक की प्रॉपर्टीज होंगे, पब्लिक एंटिटीज होंगे, ना कि प्राइवेट होंगे। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच देती है और किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट के जो परसेंटेज है वो 49% हो, मतलब 50% से कम हो, तब उसको हम बोलेंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मतलब किसी भी कंपनी में अगर 51% शेयर जो प्राइवेट एंटिटीज के होते हैं तब हम बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 100% शेयर गवर्नमेंट के, मतलब ये पूरा गवर्नमेंट कंपनी है, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। तो लोगों को कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कॉर्पोरेट एंटिटी बना रहा है ना कि प्राइवेट एंटिटी बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो 7 ग्रुप्स आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं। आप अवनी ग्रुप के बारे में देखेंगे, यंत्र इंडिया, ग्लाइडर, टीसीएल, है ना, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनीज यहाँ पे सेटअप की गई हैं। तो ये 7 न्यू कंपनीज हैं जो कि पीएसयूज है जो सेटअप किए गए हैं। क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसमें लगभग 75,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे थे। सो वो उनका भी एक बहुत बड़ा कंसर्न सामने आता है। वो लोग भी फूड स्ट्राइक वगैरह पे उतर कर आ गए थे कि अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बन जाएगा तो हमारा ही क्या होगा। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन क्या था। पर कैपिटल प्रोडक्शन जो इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का था वो 15 लाख रुपए पर ईयर था। तो यहाँ पर ये कुछ 7 इंस्टीट्यूट यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। इसमें जो ये अवनी ग्रुप है, अवनी ग्रुप जो है ये वाला सेकंड वाला, आर्म्ड व्हीकल्स निगम, तो ये जो अवनी ग्रुप है इसको सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखो 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं इन 7 कंपनी के। तो ये क्या करेंगी, एक एक्सप्लोजिव बनाएगा, एक व्हीकल्स बनाएंगे, एक वेपन्स इक्विपमेंट बनाएंगे, एक ट्रूफ कंफर्ट ग्रुप है। तो अलग अलग लोग मिलकर अलग अलग काम करेंगे, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है। जैसे ही ये सेटअप हुआ
तुरंत ही जो है वो 65,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट इन 7 PSUs को मिल गया, क्योंकि बहुत लंबे समय से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे लेकिन वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, है ना। तो ये जो 66 फर्म के हमको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए थे, लगभग 65,000 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट थे और 7 PSUs को ये ट्रांसफर कर दिए गए। अब इन कॉन्ट्रैक्ट को ये PSUs फिल करेगा। अगर आप मिडिल ईस्ट एशिया की बात करते हो तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डिमांड करती हैं, जो आपके वेपन्स होते हैं, जो आपके हथियार होते हैं, उनकी डिमांड करती हैं। अगर हम इन कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाते हैं, हम अपनी क्षमता दिखा पाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को दिखा पाते हैं, तो बहुत आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलना भी शुरू होंगे और भारत की जो डिफेंस इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। और हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट है कि हम $5 बिलियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डिफेंस में, तो हम उसको भी शायद अचीव कर पाएंगे इस एक इनिशिएटिव के द्वारा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे 65,000 करोड़ रुपीस में से जो 30,000 करोड़ रुपीस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सीधे सीधे अवनी ग्रुप को दे दिया गया है। और अवनी ग्रुप क्या करेगी, अर्जुन MK1A जो बैटल टैंक है उनको फॉर्म करने की कोशिश करेगी, उनका प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इसे दिया गया है, किसे, अवनी ग्रुप को। अवनी ग्रुप के अंतर्गत ये कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पे आती हैं, इसको भी आप देख लेंगे। सेकेंड जो सबसे बड़ा दिया गया है आपको टारगेट या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो एडवांस वेपन इक्विपमेंट कंपनी को दिया गया है, जो कि कानपुर बेस्ड एक कंपनी है। लगभग 4,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इसे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, जो कि हमें 66 फर्म से ऑर्डर दिए गए थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अचानक से रीज़न क्या आ गया, कि बहुत सारी कमेटी तो सिफारिश कर रही थी, बिल्कुल सही बात है, फिर ये रीज़न क्या बनता है, तो रीज़न होता है कैग की रिपोर्ट। कैग आप सभी लोग जानते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, हमारे महालेखाकार होते हैं, जो कि गवर्नमेंट इंटिटीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़ की क्या करते हैं, समय समय पर ऑडिटिंग करते हैं। वो देखते हैं किस तरीके से जो फंड उनको दिया जा रहा है वो उसके अनुरूप काम कर रही है कि नहीं। ये सारी जानकारी आपको आर्टिकल नंबर 148 और 149 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मिल जाएंगी। ठीक है, आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि GC मुर्मू जो है अभी वर्तमान में भारत के कैग है। तो कैग की रिपोर्ट आती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। पहली चीज़ की जाती है ओवरहेड्स, तो उनको ये कहा जाता है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से इनकम नहीं है। जो 80,000 एम्प्लॉय हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और डायरेक्टली हम कोई रिवेन्यू उस तरीके से जनरेट कर नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है कभी भी अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाती है, हमेशा 50% या 60% टारगेट को ही हम अचीव कर पाते हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या हैं, पेंडिंग डले हुए हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इसे कॉर्पोरेट एंटिटी बना देना चाहिए, जस्ट लाइक अ हॉल। HAL की अगर हम बात करते हैं तो जी ये भी एक PSU है, एक पब्लिक सर्विस यूनिट है, लेकिन इसकी 100% शेयर गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसका कुछ समय पहले IPO जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और लगभग मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अराउंड 89 to 90% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। बाकी शेयर्स को इन्होंने क्या किया था, पब्लिक के बीच में सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था, जिससे बहुत सारा पैसा है ना, बहुत सारा पैसा जो है वो हॉल को मिला था। और हॉल ने उसके बाद तेजस जैसे चीज़ों के लिए हॉल ने उसके बाद और भी ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क में फिर इस चीज़ को कर दिया। तो समय समय पे जब कॉर्पोरेट एंटिटी बन जाती है तो फंडिंग के लिए इनके शेयर्स को बेचा जा सकता है, लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी ही रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करने वाली कंपनीज होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि डिफेंस सेक्टर में इस तरीके से कॉर्पोरेट एंटिटीज़ आने से क्या होगा, हम एडवांस तो होंगे, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी सहारा मिलेगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, साथ ही साथ जॉब क्रिएशन होंगी, रिसर्च में फायदे होंगे, यूथ को फायदा दिया जाएगा कि वो रिसर्च वर्क कर सके और अलग से फंडिंग भी दी जाएगी रिसर्च वर्क के लिए। तो ये अलग अलग यहाँ पे फायदे कहने की बात की जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा बजट अनाउंस हुआ था, निर्मला सीतारमण जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी 2020 में मई में अनाउंस कर दिया था आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कि हम OFB जो है उसको कॉर्पोरेट एंटिटी बनाएंगे, जिससे हम बेटर ऑटोनॉमी और इफिशियंसी अकाउंटेबिलिटी को अचीव कर सकें। लेकिन यहाँ पे अब वर्कर्स का क्या है ना, क्योंकि 75,000 से ज़्यादा वर्कर इन 41 फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो इन्होंने अलग अलग यूनियन की तरह क्या है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट पता है आपको गलत समय पर हो रहा था। गलत समय मतलब जब भारत और चाइना का फेस ऑफ चल रहा था उस समय ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। चलो जो भी है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इनको डर था कि कॉर्पोरेट हो जाएगा या फिर ये प्राइवेट हो जाएगा, हमारी जॉब का क्या होगा, क्या हम सिक्योर हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें सबका कंसर्न होती, तो इनका भी कंसर्न था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन AIDEF, अ फेडरेशन ऑफ लेफ्ट यूनियन, द इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स,
इन एफिलेटेड टू द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऐसे अलग अलग जो ग्रुप हैं ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर गए थे। और इन्होंने जो 1 अक्टूबर जिस दिन ये घोषणा की थी उसको ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। ब्लैक डे कहा था, क्या कहा था इन्होंने कि ये ब्लैक डे है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ। तो उसके बाद अब गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इन एम्प्लॉयज़ को, इन वर्कर्स को अश्योरेंस दे कि नहीं, आपकी जॉब के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो जितने भी ग्रुप ए, बी और सी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जो लोग भी काम करते थे उन लोगों के जॉब प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसे ही जॉब करेंगे। और इन सभी लोगों को ये जो 7 नए PSUs हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उनकी सैलरी, इनके वेजेस में भी कोई चेंजेस आने वाले 2 समय के लिए, 2 सालों के लिए नहीं होगा। मतलब आसानी से आप अभी काम कर सकते हो। साथ ही साथ जो कोलकाता, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कोलकाता में है। नई दिल्ली में भी इसकी कुछ यूनिट हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ स्कूल्स भी हैं। तो वहाँ के भी एम्प्लॉयज़ को जो है वो किसी न किसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आने वाले 2 सालों तक इनके साथ भी कुछ भी छिड़कानी नहीं होगी। आपकी जॉब प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपके वेजेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेटाइजेशन या कॉर्पोरेट, प्राइवेटाइजेशन इज डिफरेंट थिंग एंड कॉर्पोरेट एंटिटी बनाना इज डिफरेंट थिंग। इस कॉर्पोरेट एंटिटी बनाने से क्या गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, क्या हम अपने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, ये सब आने वाला समय ही बताएगा। आप लोगों का क्या सोचना है कि गवर्नमेंट को पूरा एंटिटी प्राइवेट करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा या इस कॉर्पोरेट एंटिटी से गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा? आप अपना ओपिनियन ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखेंगे। टेक केयर।